Hello friends, welcome to my YouTube channel. Most probably today is last APHE class for respiratory system और आज हम लोग जो कवर करेंगे that is the disease part of our respiratory system, right? कौन कौन सी diseases हैं जो respiratory system में important है, एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले जो आती है disease तो वो हमारी आती है respiratory system के upper part की, इसको हम लोग बोलते हैं upper respiratory tract का disorder। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? सबसे पहला आता है इसमें हम लोगों का इन्फेक्टियस एंड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। बहुत कॉमन है, टर्मिनोलॉजीज बस हमें यहाँ याद रखने वाली चीजें हैं। हमारे एग्जाम में डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है और उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शंस आएंगे टिक करना है। पहला है हमारा इन्फेक्टियस एंड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, दैट इज ड्यू टू इनहेलिंग इरिटेंट्स। ये इरिटेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें आइदर भी सिगरेट स्मोक और इट में बी एयर पॉल्यूटेंट। ये दो हमारे मेन इनहेलिंग इरिटेंट हैं जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर को कॉज करते हैं। लेकिन एक जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो इन्फेक्शन जो होता है इट कॉज ड्यू टू वायरस। अगर मोस्ट कॉमनली हम बात करें कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, दैट इज ड्यू टू वायरस, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस। सेकंड जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हमारी डिसीज आती है, दैट इज कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। पहला है कॉमन कोल्ड, तो पहले ये समझेंगे कॉमन कोल्ड को ही हम लोग बोलते हैं कोरिजा। कोरिजा इज अनदर टर्म फॉर कॉमन कोल्ड एंड इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉल्ड एज राइनो वायरस। मैं जो भी बोल रहा हूँ सारी चीजें नोट करते जाइए, अगर नोट्स में नहीं है तो उसको ऐड कर लीजिएगा। जो कॉमन कोल्ड है उसी को बोलते हैं कोरिजा, और कोरिजा जो होता है इट इज ड्यू टू राइनो वायरस। ये और इन्फ्लुएंजा बहुत कॉमन सा है, मतलब बहुत सेम टाइप का है, सिमिलर टाइप का है। डिफरेंस क्या है वो यहाँ समझेंगे कि जो कोरिजा होता है उसके जो फीचर्स होते हैं, दीज आर मेनली रनी नोज, जिसको टर्म्स में हम राइनोरिया बोलते हैं। सेकंड इज स्नीजिंग एंड थर्ड इज सोर थ्रोट, मतलब थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। ये हमारा हो गया कॉमन कोल्ड। लेकिन अगर मैं इन्फ्लुएंजा की बात करता हूं तो इन्फ्लुएंजा इज नॉट मेनली कॉज्ड बाय राइनो वायरस, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ वायरसेस। यहाँ पर जो सिम्टम्स है थोड़े से सीवियर हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉमन कोल्ड जो होता है वो और ज्यादा सीवियर हो जाए, जैसे कि मसल पेन हमारा स्टार्ट हो जाता है और फीवर आता है हाई टेम्परेचर का। अगर ये दोनों सिम्टम्स अगर आपके इंक्लूड हो रहे हैं इसका मतलब आपका इन्फ्लुएंजा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिसीज जो आती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, दैट इज साइनसाइटिस। साइनसाइटिस में क्या होता है? These are microbes spread from nose and pharynx to paranasal sinus membrane। समझेंगे, जो हमारा नोज और फेरिंग्स में माइक्रोब्स हैं वो नोज और फेरिंग्स से पैरानेजल साइनस मेम्ब्रेन में पहुंच जाते हैं। ये पैरानेजल साइनस मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? हमारे नोज के आसपास, अगर मैं अपने फेस की तरफ से देखूंगा, अगर मैं किसी को सामने से देखूंगा तो नोज के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, ऊपर माथे के अपने हेड के आसपास और थोड़ा सा हमारे चीक्स के और नोज के बीच में जो मसल्स हैं वहां तक ये फैला रहता है मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं पैरानेजल साइनस मेम्ब्रेन, मतलब फ्रंट फेस पर। ठीक है, तो वहां पर अगर आपके माइक्रोब्स फैल रहे हैं, उसका नाम अगर बोला जाए तो पैरानेजल साइनस मेम्ब्रेन पर, तो उसको बोला जाएगा साइनसाइटिस। साइनसाइटिस केवल नोज नहीं होता, आसपास का पूरा एरिया बोला जाता है। यह भी हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। अब देखिए लोग क्या सोचेंगे साइनसाइटिस से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं सोचना है। फेस पर भले ही है लेकिन स्प्रेड कहां से हो रहा है? दैट इज स्प्रेडिंग फ्रॉम फेरिंग्स एंड नोज। ठीक है, तो ये आपकी डिसीज हो गई। अगला आते हैं हम लोग टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस नाम से ही पता चल रहा है टॉन्सिल्स की बात हो रही है। तो यहां पर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ टू ओवल शेप्ड पैड्स ऑफ टिश्यू एट द बैक ऑफ थ्रोट। बिल्कुल हमारे गले के पीछे वाले पार्ट में दो साइड में पैड्स लगे रहते हैं ओवल शेप्ड के, और अगर उनमें स्वेलिंग हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। वो सुना होगा, टॉन्सिल्स भूल गए हैं, वही वाली चीज है। ये होते क्यों है? दिस इज ड्यू टू वायरसेस एज वेल एज अ पायोजेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, राइट? मतलब बैक्टीरियल और वायरस दोनों इन्फेक्शन से हो जाता है टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट डिसीज है डिप्थेरिया। देखिए इसको स्टार लगा लीजिए। डिप्थेरिया भी हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिसीज है। ये क्या है? दिस इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट है दैट इज कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी। इसमें क्या होता है?
कि जो हमारा एयरवे होता है उसके ऊपर एक मोटी थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है, और जब कोई मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाएगी एयरवे में तो हमारा एयरवे क्या होगा, रुक जाएगा, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होगी, वहां पर क्लियर नहीं होगा एयरवे, उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्थेरिया। ठीक है, उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक और डिसीज है हमारी हे फीवर। हे फीवर का मतलब होता है एलर्जिक राइनाइटिस, मतलब एक तरीके से हे फीवर का मतलब एलर्जी है, और यहाँ पर एटोपिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है। एटोपिक हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है कि इमरजेंसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इमरजेंसी का मतलब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। पूछा जा सकता है हे फीवर इज द सिम्टम ऑफ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना है हे फीवर आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम लोग इमरजेंसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग एटोपिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो हमारा हे फीवर का सिम्टम होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूमर, और लास्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कि जब भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है तो उस कंडीशन में मैलिग्नेंसी के जो चांसेस होते हैं वो रेयर होते हैं, मतलब ट्यूमर्स वाला केस है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रेयर होता है। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का पूरा कौन सा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज। मैं फिर से दिखाता हूँ। सबसे पहला हमारा इन्फेक्टियस इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, उसके बाद कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा है। याद रखने वाली बात यहाँ पर एक ओरिजा जो कि राइनो वायरस से होती है, राइनो वायरस से रनिनोस को राइनोरिया बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा ग्रुप ऑफ वायरसेस द्वारा। साइनसाइटिस का मतलब है कि नेजल और फेरिंग्स पार्ट से आपके पूरे फेस पर आपका स्प्रेड हो रहा है। टॉन्सिलाइटिस इज ड्यू टू वायरसेस स्ट्रेप्टोकोकस। डिप्थेरिया इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स, ये याद रखेंगे, कभी कभी लेरिंग्स आ जाएगा, टिक नहीं लगाना। एंड दिस इज हे फीवर। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट जिसको हम लोग बोलेंगे इन्फेक्टियस एंड इन्फ्लेमेटरी डिसीज। उसके बाद सेकंड आता है हम लोगों का ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसऑर्डर। सेकंड जो हमारा हेडिंग है वो हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसऑर्डर जिनको ओएलडी भी बोलते हैं, इसमें पहला हमारा आता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि जब भी आपकी ब्रोंकाई में, देखिए सारी चीजें पहले क्लियर कर दी थी मैंने, क्या ब्रोंकाई है, क्या ब्रोंकस है, क्या ट्रैकिया है, क्या लेरिंग्स है, क्या फेरिंग्स है। तो अगर आपके ब्रोंकाई में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, नॉट वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाइटिस। यहाँ पर एक और चीज ये है कि अगर आपका कफ स्पटम के साथ 2 साल में लगभग 3 महीने तक है, 3 महीने तक आपका कफ नहीं जा रहा है, इट मींस आपकी कंडीशन इज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, राइट। नेक्स्ट टर्म हम लोगों का एम्फाइजेमा। एम्फाइजेमा का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर 2 टर्म समझने वाले हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। वन इज एम्फाइजेमा एंड वन इज एम्पाइमा। नोट करेंगे इसको, मैंने यहाँ नोट नहीं किया हुआ, आप लोग नोट करिएगा। वन इज एम्फाइजेमा एंड सेकंड वन इज एम्पाइमा। एम्पीमा में क्या होता है, अगर जो मैंने नोट नहीं किया उसका बता रहा हूं। एम्पीमा में क्या होता है कि जो पस होता है वो पस कलेक्ट हो जाता है प्लूरल कैविटी में। मैं फिर से बोलता हूं, देयर इज कलेक्शन ऑफ पस इन योर प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी का मतलब है कि आपके लंग्स से बाहर और जो आउटर इंटरकोस्टल मसल्स है उसके बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरा। तो प्लूरा के अंदर या प्लूरल कैविटी में अगर पस कलेक्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे एम्पाइमा। और इसके कारण क्या होता है, जब पस कलेक्ट होता है तो उस कारण से जो आपकी जो हार्ट लंग्स होते हैं वो आपके एक्सपेंड नहीं कर पाते, फूल नहीं पाते हैं, तो इसलिए उस चीज को बोला जाता है एम्पाइमा। लेकिन यहां पर टर्म क्या है, एम्फाइजेमा। एम्फाइजेमा का मतलब क्या है, इट इज ओकेजनली ड्यू टू जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब ये हो गया जेनेटिक डिसीज है, और इट इज जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ एंटी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन लंग्स अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, एक एंटी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की कमी से होता है जिसका नाम होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। यहां पर क्या होता है, नॉर्मली हियर एल्वुलर वॉल्स डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर एल्वुलर की जो वॉल होती है, जो एल्वुलर की वॉल्स होती हैं वो आपकी डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो सरफेस एरिया अपने आप कम हो जाता है एल्वुलर वॉल्स का, और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो पर गैसेस जो होती हैं वो एक्सचेंज नहीं कर पाती। जो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सचेंज हो रही थी, वो एक्सचेंज नहीं हो पाती, और जब एक्सचेंज नहीं हो पाती तो फिर एक तरीके से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो एम्फाइजेमा यहाँ 2 तरीके का है, एक है आपका पेन एक्टिनर एम्फाइजेमा और दूसरा आपका सेंट्रीलोब्यूलर एम्फाइजेमा। दोनों में क्या डिफरेंस है, डायग्राम से मैंने आपको बताया है
पेनिसिलर एम्फाइजिमा में क्या होता है, देखिए पहला वाला डायग्राम है जो आपकी नॉर्मल कंडीशन है, ये आपकी देखिए इस तरीके से आई है ट्यूब ब्रोंकाई, ठीक है, ये ब्रोंकाई मतलब एक ब्रोंकस है, दो होंगे तो ब्रोंकाई, ये आपके एल्वेलाइज है, बहुत नॉर्मल है। अगर पेनिसिलर एम्फाइजिमा होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके एल्वेलाई की वॉल्स हैं आपस में डिस्ट्रॉय होके कोलैप्स होके एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी, जब मर्ज हो जाएंगी तो एक तरीके से आपका बड़ा बबल्स बन जाएगा, जैसे होता है ना बबल्स बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो अंदर ही अंदर उनकी जो इंटरवॉल्स होती है टूट जाती है और एक बड़ा बबल फॉर्म करती है, उसी तरीके से बड़ा बबल फॉर्म हो जाएगा। और जितने ज्यादा आपके बड़े बड़े ये ग्लोब्यूल्स होंगे, बड़े बड़े बबल्स होंगे, या बोलूं बड़े बड़े एल्वुलाइज होंगी, तो उस कंडीशन में गैसियस एक्सचेंज होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। सेंट्रल लोब्यूलर एम्फाइजिमा में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इनका कोई रोल नहीं है एल्वुलाइज का, यहाँ रोल होता है इस ट्यूब का। अगर ये बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर बन रहा था गैस का वो कम होगा, जब वो कम होगा तो यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे, इस वाले पार्ट में एल्वुलाइज में नहीं पहुंचेंगे, जब नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगा बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से। तो फाइनली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एम्फाइजिमा में हमें मेन लेना देना किससे, एल्वुलाइज से है, या तो वो एल्वुलाई आपस में टूटकर बड़ी बन जाए, जब बड़ी बन जाएंगी तो प्रॉब्लम होगी, अगर वो ऐसी वाली कंडीशन आ रही है तो उसको बोलेंगे पेनिसिलर एम्फाइजिमा। लेकिन अगर आपका ये जो ब्रोंकस है ये बहुत ज्यादा डायलेट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका अच्छे से एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर की जो प्रेशर पड़ रहा था ऊपर से वो कम हो जाएगा, और इस कंडीशन को बोलेंगे सेंट्रल लोब्यूलर एम्फाइजिमा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद नेक्स्ट अस्थमा, ये बहुत कॉमन डिजीज है, ये भी आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है। इसमें क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ये ब्रोंकोस्पाज्म के कारण होता है। जो ब्रोंकोस्पाज्म होता है उस कारण से एयर का जो पैसेज होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो जब वो अच्छे से नहीं हो पाता तो इट कॉजेज डिसीज कॉल्ड अस्थमा। ये बहुत डीप में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आगे यही आएगा अस्थमा। अगला नेक्स्ट है डिसीज हमारा ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकिएक्टेसिस का मतलब क्या होता है कि परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में परमानेंटली वो डायलेट हो जाए, और जब परमानेंटली डायलेट होते हैं तो वहां क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, म्यूकस, पस और इन्फ्लेमेशन इन द ब्रोंकाई, और इस कंडीशन में लंग्स की लोअर लोब जो होती है वो अफेक्ट होती है मेरी। ठीक है, तो जब भी आपके पास ब्रोंकाइटिस की बात होगी तो हमेशा आपको टिक लगाना है परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज में सिस्टिक फाइब्रोसिस, समझेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस को ही हम लोग बोलते हैं म्यूकोविसिडोसिस, पहला पॉइंट। सेकंड, दिस इज मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसीज इन बेबीज, बच्चों के अंदर बहुत कॉमन डिजीज है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं जितनी भी, उनके जो सीक्रेशंस, जितने भी सीक्रेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा विस्कस होते हैं, बट सीवियरली अफेक्टेड आर ऑफ लंग्स। जो बहुत ज्यादा अफेक्ट होने वाले हैं वो लंग्स के हैं, या पेनक्रियास के हैं, या इंटेस्टाइन के हैं, या बिलियरी ट्रैक्ट के, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स। यही 5 इंपॉर्टेंट हैं जो सीवियरली अफेक्ट करते हैं। ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा थिक और स्टिकी हो जाएंगे, और जब ये बहुत ज्यादा थिक और स्टिकी हो जाएंगे तो इट लीड्स टू प्लग अप ट्यूब्स, डक्ट एंड पैसेजवे। मतलब ये जो ट्यूब्स है उसको ब्लॉक करेंगे, ठीक है, तो जब ब्लॉक कर देंगे तो उस कंडीशन में जो डिसीज बोली जाती है उसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। पहली चीज क्लियर हुई। सेकंड चीज, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सोक्राइन सीक्रेशंस होते हैं वो बहुत ज्यादा विस्कस होने की वजह से वहां पर एक लेयर प्रोड्यूस कर लेते हैं, एक मतलब जो प्लग अप कर देते हैं, रोक देते हैं, ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं, पासेज को ब्लॉक कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है डिजीज ये होती क्यों है, व्हाई इट इज सो। तो ये होती है, इट इज ड्यू टू कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। इसको नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। म्यूटेशन इन जीन ऑन क्रोमोसोम 7, वन ऑफ द 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब 23 पेयर में से एक जो 7वें नंबर का क्रोमोसोम है उसके जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है आपको कौन सा सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, म्यूटेशन इन जीन दैट मेक्स अ प्रोटीन कॉल्ड CFTR। कौन से जीन का म्यूटेशन होता है, उस जीन का जो एक प्रोटीन बनाता है, इसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है, तो CFTR प्रोटीन को बनाने वाले जीन का म्यूटेशन होता है, वो जो होता है जीन कहां प्रेजेंट होता है, वो क्रोमोसोम नंबर 7 पे प्रेजेंट होता है। तो ये था आपका कौन सा ये आपकी जो मैंने डिसीज बताई है ये थी आपकी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज। ये देखिए
पहला ब्रोंकाइटिस था, बहुत सिंपल है, फिर एम्फाइजेमा, रिवीजन के तौर पर बता रहा हूँ अभी, ये 2 तरीके का था, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अस्थमा, अस्थमा के बाद आता है आपका ब्रोंकिएक्टेसिस, और लास्ट में था सिस्टिक फाइब्रोसिस। थर्ड नंबर पे जो थर्ड डिसीज आती है हमारे पास, दैट इज रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर। रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है रिस्ट्रिक्शन है, मतलब यहाँ पर जो लंग्स टिश्यूज है ना वो बहुत ज्यादा कड़क हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिफ हो जाते हैं, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है उनके अंदर। और ये जो मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इंक्रीज इन स्टिफनेस ऑफ लंग्स। तो रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर इन्होंने एक तो डिवाइड किया है न्यूमोकोनियोसिस के नाम से, और न्यूमोकोनियोसिस में आपके ये बताया, टेबल बनाई है मैंने कि किस कंडीशन में कौन सी डिसीज बोली जाती है। जैसे कि अगर कोल वर्कर्स को प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक लंग्स डिसीज। अगर सिलिकॉन में काम करने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो बोलते हैं सिलिकोसिस। एस्बेस्टोस की वजह से हो रही है तो एस्बेस्टोसिस, ये तो नाम से आप टिक लगा दोगे। लेकिन अगर कॉटन फाइबर की वजह से हो रही है तो इसको बोलते हैं बिससिनोसिस। बिससिनोसिस इज ड्यू टू कॉटन फाइबर। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो एक और टिक लगाएंगे हम लोग, ब्राउन लंग्स डिसीज। चाहे तो नोट कर लीजिए, एडिशनल नोट करेंगे यहाँ पर, बी फॉर बिससिनोसिस, और बी से एक और नोट करेंगे ब्राउन लंग्स डिसीज। माउल्ड हे से अगर हो रहा है इट इज कॉल्ड एज फार्मर्स लंग डिसीज। माउल्डी सुगर वेस्ट से अगर डिजीज हो रही है इट इज कॉल्ड एज बेगेसोसिस। ये नेम से, इस नाम से क्वेश्चन आया हुआ है। माउल्डी बार्ले हो रहा है इट इज कॉल्ड एज माल्ट वर्कर्स लंग। इस टेबल को नोट करेंगे, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जो आपका स्टिफनेस होती है लंग्स टिश्यूज में, जिसको हम रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं, ये हमारा केमिकली इंड्यूस्ड भी होता है, केमिकल की वजह से भी होता है। तो ये इसमें सबसे पहला आता है पैराक्वेट। पैराक्वेट का एक हर्बिसाइडल होता है, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसकी वजह से जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है स्वेल हो जाती है। तो केमिकली इंड्यूस्ड में एक आपको याद रखना है पैराक्वेट। दूसरा आपको याद रखना है साइटोटॉक्सिक ड्रग, मतलब एंटी कैंसर ड्रग। बिल्कुल एंटी कैंसर ड्रग भी आपका लंग्स में स्टिफनेस कॉज करते हैं। इनमें जो इंपोर्टेंट एंटी कैंसर ड्रग हैं, सबसे पहला है ब्यूसल्फान, सेकंड इज योर ब्लियोमाइसिन, एंड थर्ड वन इज योर मेथोट्रेक्सेट। और तीसरा आता है ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। अगर छोटे बच्चों में ज्यादा देखा जाता है, प्रीमैच्योर बेबीज में हम लोग क्या करते हैं, अगर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की जाती है तो भी उनके लंग्स में स्टिफनेस आ जाती है। तो ये हमारे 2 पार्ट डिवाइड किए गए थे रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में। तो एक तो आपको ये टेबल याद रखनी है न्यूमोकोनियोसिस वाले, ठीक है, और दूसरा हमको पैराक्वेट याद रखना है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इज फोर्थ वन। तो फोर्थ वन इज कॉल्ड लंग ट्यूमर्स। हाँ भाई, लंग्स में ट्यूमर्स की अगर बात करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है ब्रोंकियल कार्सिनोमा और सेकंड है हमारा प्लूरल मेसोथेलोमिया। फिर से बोलता हूं, पहला हम लोगों का ब्रोंकियल कार्सिनोमा। तो ब्रोंकियल कार्सिनोमा में क्या है कि 90% तो स्मोकर्स को होता है, जो स्मोकिंग करते हैं, इसीलिए बोलते हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और इससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं भाई, मतलब जो आपके बगल में कोई सिगरेट पी रहा है, उसका धुआं अगर आपके अंदर जा रहा है तो उसको बोला जाएगा पैसिव स्मोकिंग। आप सिगरेट नहीं पी रहे हो लेकिन आप दूसरे के धुएं को, जो वो धुआं छोड़ रहा है, वो आप अपने अंदर ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग। तो 90% लोगों को ब्रोंकियल कार्सिनोमा इसी वजह से होता है। आपका अगर कोई दोस्त सिगरेट पीता है तो मना कर दीजिए, क्यों, वो तो मरेगा, साथ में आपको भी लेके डूबेगा, है ना, इसलिए सिगरेट से दूरी बनानी है। नेक्स्ट इज 10% जो ब्रोंकियल कार्सिनोमा होता है, दैट इज ड्यू टू एयरबोर्न डस्ट या लंग्स फाइब्रोसिस। एयरबोर्न डस्ट से भी होता है, इनको एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। एक चीज और याद रखने वाली बात है, जो मेटास्टेटिक ट्यूमर होता है ना, ये और बाकी जगह तो सिम्टम दे देता है और बाद में सिम्टम देता है लंग्स के अंदर, और जब वो लंग्स के अंदर बाद में सिम्टम देता है, इसीलिए इस टाइप की डिजीज जो होती है, जो लंग्स कैंसर जो होता है या ब्रोंकियल कार्सिनोमा होता है, उसकी प्रोग्नोसिस बहुत लेट होती है। प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस 2 टर्म है बेटा। अगर डायग्नोसिस वर्ड आ रहा है इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज को पहचान रहे हैं, और प्रोग्नोसिस वर्ड आ रहा है तो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है उस चीज का अंदाजा लगा रहे हैं, है ना। हर एक टर्म का इंपोर्टेंट मीनिंग होता है। अगर डायग्नोसिस का मतलब है उसको पता लगाना, और प्रोग्नोसिस का मतलब उसका अंदाजा लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोग्नोसिस की अगर बात होगी तो ब्रोंकियल कार्सिनोमा का प्रोग्नोसिस बहुत ज्यादा पुअर है, क्योंकि वो सिम्टम नहीं देता है, और कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं। प्लूरल मीजोथेलियोमा जो होता है, इट इज मेनली ड्यू टू एस्बेस्टोस, बस इतना याद कर लीजिए आप। एस्बेस्टोस के कारण होता है प्लूरल मीजोथेलियोमा।
और उसमें भी अगर देखा जाए तो ब्लू एस्बेस्टोस के कारण, जिसको हम लोग क्रॉसिडोलाइट बोलते हैं। ये सारे नाइपर के क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। प्लूरल मीजोथेलियोमा, इट इज ड्यू टू एस्बेस्टोस एंड इट इज ड्यू टू क्रॉसिडोलाइट, दैट इज कॉल्ड एज ब्लू एस्बेस्टोस। What is pleural mesothelioma? It is a malignant tumor of pleura. जो प्लूरल मेम्ब्रेन, मैंने भी बताया था आप लोगों को, लंग्स का और उसका जो आउटर लेयर होती है उसके बीच का जो आपका पार्ट, उसको प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज पार्ट ऑफ योर लंग्स ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिसीज पर आते हैं। नेक्स्ट हमने डिवाइड किया लंग कोलैप्स। बहुत अच्छा पॉइंट बनता है यहाँ पे। जब लंग कोलैप्स की बात करेंगे तो पहली चीज तो ये समझेंगे, लंग कोलैप्स को ही बोला जाता है एटीलेक्टेसिस। एक टर्म आया है एटीलेक्टेसिस। एटीलेक्टेसिस कब यूज किया जाता है? ये तब यूज किया जाता है व्हेन द पार्ट ऑफ योर लंग इज कोलैप्स्ड। आपके लंग्स का कोई एक पार्ट कोलैप्स हो रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपका पूरा की पूरा लंग ही कोलैप्स है, उस कंडीशन में हम लोग टर्म यूज करेंगे, मैंने नोट नहीं किया, आप लोग नोट करेंगे, न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स पी से स्टार्ट होता है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है आपका पूरा की पूरा जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाए। उसके होने के 4 कारण होते हैं, मेनली 4 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन एयरवे, बिल्कुल, जिनको बहुत ज्यादा हाई लेवल का अस्थमा होता है, जो अस्थमा का बोल सकते हैं लास्ट स्टेज होती है अस्थमा की, तो उस कंडीशन में हमारा लंग कोलैप्स कर जाता है। सेकंड रीजन है इंपेयर्ड सर्फेक्टेंट फंक्शन। समझेंगे यहां पर एक पहले नॉर्मल तरीके से कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो हमारे बेबी होता है, तो उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट होते हैं एल्वुलाई के अंदर, वो सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, वो सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होने की वजह से एल्वुलाई का सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, बच्चों के जो लंग्स होते हैं उनमें एल्वियोलाई और उसके अंदर एल्वियोलस का अंदर सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होने की वजह से सरफेस टेंशन कम होता है। जब सरफेस टेंशन कम होता है तो जब वो इंस्पायरेशन करते हैं, जब वो सांस लेते हैं, तो उस टाइम पर उनकी जो एल्वियोलाई होती है वो एक्सपेंड करती हैं, ठीक है। एक नॉर्मल सी प्रोसेस चलती है। मतलब ये कॉन्सेप्ट ये बन गया कि सर्फेक्टेंट हमारे इंपोर्टेंट है इंस्पिरेशन के टाइम पे या लंग्स को एक्सपेंड कराने के लिए। लेकिन जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, जो प्रीमेच्योर इन्फेंट होते हैं, 32 वीक्स से पहले जिनकी बर्थ होती है, ऐसे बच्चों के अंदर सर्फेक्टेंट की कमी हो जाती है। सर्फेक्टेंट का फंक्शन जो होता है इंपेयर हो जाता है, और जब उसकी कमी हो जाती है तो हमारा जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड नहीं कर पाते, उनके जो एल्वुलस होता है वो एक्सपेंड नहीं कर पाता, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अच्छा क्वेश्चन निकला एक। इंपेयर्ड सर्फेक्टेंट फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अगर यहां पर सर्फेक्टेंट की कमी होगी तो लंग्स एक्सपेंड नहीं करेंगे, एल्वुलस एक्सपेंड नहीं करेंगे इंस्पिरेशन के टाइम पे, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक क्वेश्चन भी आया था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को कौन सी डिसीज बोला जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज। नोट इट डाउन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को ही बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज, ठीक है। तो ये लंग कोलैप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा प्रेशर कोलैप्स, ये भी एक हमारा कॉज है। और प्रेशर कोलैप्स में ध्यान रखेंगे कि प्रेशर कोलैप्स में क्यों होता है कि जब भी कभी प्लूरल कैविटी में एयर या फ्लूइड चला जाए, आई रिपीट, जब भी कभी प्लूरल कैविटी में एयर या फ्लूइड चला जाए तो जो निगेटिव प्रेशर होता है वो पॉजिटिव प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब पॉजिटिव प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा तो लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड नहीं करते। जब एक्सपेंड नहीं करेंगे तो फाइनली जाके लॉन्ग क्रोनिक कंडीशन में जाके वो कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट इज द एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन। यहाँ पर मतलब सिंपल सी चीज है, आपको एयर कम मिले एक तरीके से डायरेक्टली रिलेटेड टू योर अस्थमा, तो उस कंडीशन में भी लंग्स कोलैप्स करते हैं। तो ये आपको मैंने चीज बताई, यहाँ से निकल के 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है। एक तो नेगेटिव प्रेशर वाली बात हुई प्लूरल कैविटी वाली, तो वो प्रेशर की बात हो रही है, और इंपेयर सर्फेक्टेंट फंक्शन में एक पॉइंट निकल के आया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का, उसी को बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज, ठीक है। तो ये हमारा लंग कोलैप्स वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। लास्ट जो टॉपिक है, जो लास्ट पार्ट है हम लोगों का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, दिस इज कॉल्ड एज लंग्स इन्फेक्शन, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है निमोनिया। निमोनिया क्या है? इट इज द इन्फेक्शन ऑफ एल्वुलाई, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है लोअर निमोनिया एंड सेकंड इज योर ब्रोंको निमोनिया। लोअर निमोनिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो लोब्स होती हैं उसमें एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है,
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से वहां पर जो वाटर होता है वो वाटर का जमा होना स्टार्ट हो जाता है एल्विलाई के अंदर। लेकिन ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन फैलता है ब्रोंकाई से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आपका एल्विलाइज में फैलता है। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया। कॉजेटिव एजेंट, बस ये पार्ट आप नोट कर लीजिए सभी लोग। कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया तो लोअर के लिए है सबसे कॉमन, पहला वाला बताया था ना, लोअर के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और बाकी जो है ये भी आपके रिस्पॉन्सिबल रहते हैं निमोनिया के लिए। फॉर एग्जांपल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, माइकोप्लाज्मा, लेग्योनेला न्यूमोनोफिली, क्लेप्सिला निमोनिया एंड स्यूडोमोनास पायोसाइनिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉजेटिव एजेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया। नेक्स्ट इज लंग्स एब्सेस। लंग्स एब्सेस में क्या होता है कि जो लंग्स के टिश्यूज होते हैं ना, जब वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जब उनकी नेक्रोसिस हो जाती है तो अपने आप पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। ये भी आपका एक तरीके से लंग्स का इन्फेक्शन है। ठीक है, मतलब अंदर ही अंदर अगर किसी भी बीमारी से आपके लंग्स टिश्यूज खराब हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो इट विल रिजल्ट इन द लिक्विड लंग्स एब्सेस। इसीलिए इसको बोला गया है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस ऑफ लंग्स टिश्यूज। एंड लास्ट लंग्स इन्फेक्शन में आता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो हम कीमोथेरेपी में पढ़ेंगे। मेनली होता है कॉजेटिव एजेंट, मैंने यहाँ बता दिया आप लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इज मोस्ट कॉमन, और जो काउ में होती है इट इज माइकोबैक्टीरियम बोविस। ये बहुत कम कॉमन है, लेस कॉमन। तो फ्रेंड्स ये था आप लोगों का जो डिसीज है, मैंने आपको नोट्स सारे कंपाइल करके दे दिए हैं। एक बार फिर से देखेंगे, पीछे से चलते हैं। लंग्स इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन में आपका न्यूमोनिया है, लंग्स एब्सेस है, ट्यूबरकुलोसिस है। कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं या नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लंग्स कोलैप्स को ही हम लोग एटिलेक्टेसिस बोलते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ सारी चीजें। एटिलेक्टेसिस लंग्स कोलैप्स को बोलते हैं। अगर पूरी तरीके, ये एक पार्ट अगर कोलैप्स हो रहा है, पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका नाम न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा, जो मैंने पॉइंट बताया था। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात मैंने इंपेयर्ड सर्फेक्टेंट फंक्शन में की थी, है ना। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था लंग्स ट्यूमर्स के बारे में, जो ब्रोंकियल कार्सिनोमा, प्लूरल मेसोथेलियोमा के बारे में बताया था। उससे पहले आप लोगों से बात की थी स्टेबल के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर से, तो स्टेबल को रट लेंगे अच्छे से। उससे पहले आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसी को म्यूकोविसिडोसिस बोलते हैं। ये आपका आता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज में। और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था किससे, हमने स्टार्ट किया था डिसऑर्डर ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। तो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी डिसीज। ये ज्यादा से ज्यादा जितना बन सकता है आपके एग्जाम में उतना मैंने आपको बताया है। सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, डाउट रहेगा किसी भी वीडियो में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको लगता है फायदेमंद है तो बिल्कुल आप लोग जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।